फॉर गॉड सेक डैड, मैं हमदान इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ, कोई क्लर्क या ड्राइवर नहीं जो आपकी इस जाहिल गवार भांजी से शादी कर लो। बिजनेस सर्कल छोड़े, मेरा स्टाफ मुझ पर हंसेगा। कई दिन वो अपने बाप को समझाता रहा, आखिर बूढ़े बाप को हार्ट अटैक आया तो वो मुंतहा से शादी के लिए राजी हुआ। कल मेरा बिजनेस डिनर है, तुम्हें छोड़कर गया तो डैड परेशान होंगे। तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन बाहर गाड़ी में बैठना पड़ेगा। इस मासी जैसे हुलिये में मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस तो नहीं करवा सकता ना। वो तंज भरी नजरों से देखते इसे बेमोल कर गया। आप ऑफिस से चले जाना, मैं कैब करवा लूंगी। शाम वो स्याह साड़ी में मलबूस खुले बालों के साथ हॉल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें इसकी तरफ उठी, जबकि हमदान शाह, तुम्हारी वजह से मेरे बाप को हार्ट अटैक हुआ था और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाऊं। व्हाट अ सिली जोक। वो तहजीका अंदाज में हंसा था। मुंतहा की आंखों में खुद के मजाक उड़ाए जाने पर आंसू आए थे। वो कमर पर हाथ रखे पुरसोच अंदाज में कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था और फिर कुछ समझ न आने पर वो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। पता नहीं कौन सा वो मनहूस वक्त था जब तुम्हें मेरे साथ बांध दिया गया। न जाने क्या क्या पट्टियां पढ़ाई हैं तुमने और तुम्हारी माँ ने डैड को कि वो तुम लोगों के अलावा किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। इन्हें अपनी औलाद के सुकून से ज्यादा तुम गंवार की जिंदगी अजीज थी। आप गलत सोच रहे हैं, वो कुछ डरे सहमे अंदाज में बोली थी। मैं गलत सोच रहा हूं? बीबी बस करो, जैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को जानता नहीं हूं ना। सारी जिंदगी तुम्हारी माँ ने मेरे डैड को अपने झूठे आंसुओं से अपने पीछे लगा के रखा, अब वही काम तुम कर रही हो। वो तंजिया मुस्कुराया था, वैसे मैं ये बात कैसे भूल गया कि तुम भी इसी माँ की औलाद हो। वो गुस्से से लाल पीला होता हुआ इसकी तरफ देख रहा था। वो मुसलसल अपनी आंखें साफ कर रही थी, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे मुसलसल अपनी इंसल्ट फील करवाते अब हमदान कुछ पुरसकून हुआ था, वरना जब से अफंदी साहब ने हमदान से मुंतहा को अपने साथ ले जाने का कहा था, सबसे वो गुस्से से आग बगोला हो गया। लेकिन अफंदी साहब की तबीयत को मद्देनजर रखते हुए वो खामोश रहा था। तुम्हें छोड़कर गया तो डैड परेशान होंगे। वो बेड पर बैठे मुसलसल एक पांव को हिलाते कुछ सोच रहा था और फिर कुछ सोचते हुए इसने मुंतहा की तरफ देखा था। तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन बाहर गाड़ी में बैठना पड़ेगा। इस मासी जैसे हुलिये में मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस तो नहीं करवा सकता ना। वो तंज भरी नजरों से इसे देखते बेमोल कर गया। वो बेयकीनी से हमदान की तरफ देख रही थी। इसके चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट आई थी। इसने तो सुना था कि शौहर मुहाफिज होता है, बीवी की इज्जत का मुहाफिज, इसके वकार का मुहाफिज, इसके किरदार का मुहाफिज। लेकिन यहाँ तो शौहर ही इसकी इज्जत को तार तार कर रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मिस्टर हमदान। इसने पुरसोच निगाहों से हमदान की तरफ देखा था। इसने कुछ सोचते हुए हमदान को ऑफिस चले जाने का कहा था। हाँ, ताकि तुम पीछे से डैड को मेरी शिकायतें लगाओ और इन्हें मजीद परेशान करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो मेरे भी मामू हैं, मुझे इनकी जिंदगी की परवाह है, इसलिए आप फिक्र मत करें। वाकई तुम्हें मेरे डैड की जिंदगी की परवाह है? वाह, क्या कहने हैं। तो ये परवाह तब कहाँ थी जब मैंने इस रिश्ते से इनकार किया था? तब इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ तुम लोगों को कि तुम लोगों की एक गलती मेरे बाप की जिंदगी के लिए इम्तिहान बन जाएगी? तब तक तुम लोगों को सिर्फ अपनी परवाह थी ना। शहर में बड़ा घर, पढ़ा लिखा बिजनेसमैन, शौहर, एक अच्छी फैमिली, और क्या चाहिए था तुम लोगों को? वैसे एक बात तो बताओ, ये सब तो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा जो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो मुसलसल मुंतहा की तौहीन कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो इसे कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानती थी कि वो हमदान से कम पढ़ी लिखी है। इसमें गांव की झलक दिखाई देती है। आप ऑफिस से चले जाना, मैं कैब करवा लूंगी। इसने बात बड़ी नरमी से की थी। ठीक है, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। हमदान ने इसे अजीबोगरीब निगाहों से देखा था। इसकी निगाहों का मतलब समझते हुए मुंतहा को लगा था कि वो अब हमदान की निगाहों का सामना नहीं कर पाएगी। हमदान ऑफिस जा चुका था। तुम गई नहीं बेटा साथ हमदान के? वो जो अभी नहा धोकर कमरे से बाहर निकली थी, सामने अफंदी साहब जो
चाय पी रहे थे, मुंतहा से सवाल जवाब करने लगे। मामू जान आप क्यों परेशान हो जाते हैं? मैंने जाना है ना, लेकिन शाम में हमदान तो कह रहे थे अभी मेरे साथ ही चलो। मगर मैंने कहा कि मैं इतनी देर जाकर क्या करूंगी? आपके ऑफिस में बैठना पड़ेगा, ना कोई काम ना कोई काज, तो फायदा, इसलिए मैं शाम में कैब करवा कर ही जाऊंगी। वो आंखें मटकाते हुए अफंदी साहब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। जीती रहो, खुश रहो, बस ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। इसे सर झुकाकर अफंदी साहब से प्यार लिया था। बस मामू जान आप दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द इस माहौल में अपने आप को ढाल लूं। अरे बेटा, तुम जैसी हो वैसे खूबसूरत हो, बस देखने वालों की आंखों का मसला है। ये बात इन्होंने साथ बेटी शिजा बेगम को देखकर की थी, जिन्होंने अभी तक मुंतहा को प्यार तक देने की जहमत नहीं की थी। शिजा बेगम जानती थी कि अफंदी साहब इन्हीं बातें लगा रहे हैं, तभी इन्होंने अपना सर झटका था। मुंतहा ने अपनी नजरें चुराई थी और फिर किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने चली गई, क्योंकि इसे मुलाजमीन के हाथ का बना नाश्ता खाने की आदत नहीं थी। जितना तुम घी खाती हो इतना खा खा कर फट जाओगी। पहले मेरे बेटे को हर तरफ से शर्मिंदा कर रखा है, इस पर इस तरह का हुलिया, और अब वजन भी बढ़ गया तो मेरे बेटे के लिए तो तुम किसी मुसीबत से कम नहीं रहोगी। पता नहीं अफंदी साहब को क्या नजर आए तुम में, जो मेरे इतने पढ़े लिखे बेटे के साथ तुम्हारी शादी करवा दी। तुम्हें तो ना बोलने का ढंग है और ना ही पहनने का। अब ना जाने शाम में पार्टी में तुम क्या तमाशा लगाओगी और मेरी बेटी की कितनी बेइज्जती करवाओगी। शिजा बेगम हकारत से मुंतहा को कहती किचन से चली गई थी। ऐसे तो बचपन से आदत थी देसी घी के बनी चीजें खाने की। इसकी माँ ने कभी खालिस घी घर से खत्म नहीं होने दिया था, और अब शादी के बाद शिजा बेगम ठीक है, वो इनके जैसा रूखा सूखा सा नाश्ता करे। शुरू के दिनों में जब इसने रूखा सूखा सा नाश्ता किया तो सारा दिन बस वो तकलीफ में रही थी। इसकी तो जान हवा हो गई थी। इसकी बिगड़ती हालत देखकर अफंदी साहब परेशान हो गए, और जब इन्हें मालूम हुआ कि सुबह से इसने सिर्फ ब्रेड का नाश्ता किया है, तो अफंदी साहब ने खुले दिल से इजाजत दी थी कि इसका जो दिल चाहे वो यहाँ पर खा सकती है। इसे किसी चीज की रोक टोक नहीं, लेकिन शिजा बेगम अफंदी साहब के सामने तो नहीं, लेकिन अकेले में मुंतहा को किसी न किसी बात पर टोकती रहती थी। मुंतहा चाहती तो वो हमदान साहब को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन इसने कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से किसी के दिल में कोई बदगुमानी पैदा हो या फिर किसी की एक दूसरे के साथ लड़ाई हो। वो तो बस सुलह से भाई के साथ इस घर में रहना चाहती थी, लेकिन इस सब में वो खुद पिस रही थी। वो नाश्ता करते अपने कमरे में चली गई। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, किस तरह हमदान को खुश करे। वो अपने वार्डरोब की तरफ गई थी, वो वार्डरोब जहां इसके लिए अफंदी साहब के घर से कपड़े रखे हुए थे, जिन्हें आज तक इसने हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, देखा तक नहीं था। कुछ सोचते हुए गहरा सांस लेते हुए इस वार्डरोब की तरफ गई थी। अलमारी खोलते इसको वहां पर अजीबो गरीब से कपड़े दिखाई दिए, जिनको आज तक इसने कभी देखा तक नहीं था। या अल्लाह, इनमें से कपड़े पहनूंगी क्या मैं? तो ये ऐसे जैसे दर्जी ने गलत सी हैं, और कपड़े भी कम है। वैसे भी मुमानी जान को मुझसे भला क्या है लेना देना। हो सकता है दर्जी को इन्होंने कपड़ा ही कम दिया हो। वो मॉडर्न ड्रेसेस को देखते हुए दिल ही दिल में सोच रही थी। तभी इसकी नजर एक काले रंग की साड़ी पर पड़ी थी, जो इस कदर बेहतर लग रही थी कि वो साड़ी बहुत खूबसूरत थी। हाँ, ये कुछ मेरे मतलब की चीज निकली है। अब शलवार सूट तो पहन नहीं सकती, वरना फिर बेइज्जती होगी। वो मुंह बनाते सर झटकते वॉशरूम में बंद हो गई, और कुछ देर के बाद वो स्याह रंग की साड़ी में शीशे के सामने आकर खड़ी हुई। अरे वाह, ये साड़ी तो मुझ पर बहुत जच रही है। लगता है आज हमदान तो मुझे देखकर बेहोश ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं था कि मुंतहा खूबसूरत नहीं थी। देखें, नैन नक्श, घुटनों तक जाते लंबे घने बाल, आंखों में हर वक्त लगा काजल और सुर्खों सफेद रंगत, वो हर तरह से खूबसूरत थी, जो इसकी तरफ देखता देखता ही रह जाता। इसकी शादी पर भी हमदान की फैमिली इसकी खूबसूरती के तस्करे कर रही थी। ये बात तो वो बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन इसके बावजूद इन 3 महीनों में हमदान ने इसे इतना नीचा दिखाया
کہ اسے اپنی خوبصورتی پر بھی بھروسہ اٹھ گیا. ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی کے قابل نہیں ہے. وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی تھی. مگر ہمدان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں تھی. اسے تو عزیز صرف اپنی عزت نام نہاد عزت تھی. تبھی دروازہ کھٹکا تھا اور افندی صاحب کمرے میں داخل ہوئے. ارے واہ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بچی. افندی صاحب نے آگے بڑھ کر منتہا کو سر پر پیار دیا تھا. منتہا چہرہ جھکائے مسکرانے لگی تھی. کیا واقعی ماموں جان میں بہت پیاری لگ رہی ہوں؟ ارے ہاں بیٹا، بالکل بہت پیاری لگ رہی ہو. دیکھنا آج پارٹی میں تم جاؤ گی تو پارٹی میں 4 چاند لگ جائیں گے. میں بس یہی پوچھنے آیا تھا کہ اگر تم تیار ہو گئی ہو تو کیب بک کروا دوں. ویسے تم گھر کی ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، لیکن تمہاری مامی کو بھی کچھ کام آیا ہے، اسے کسی پارٹی میں جانا ہے شاید، ورنہ گاڑی تم لے جاتی. ارے کوئی بات نہیں ماموں، آپ میری فکر مت کریں، بس آپ کیب بک کروا دیں، میں چلی جاؤں گی. ٹھیک ہے صاحب، اسے کہتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے. اور وہ جو خاموشی سے تیار ہو رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت لانے والا ہے. وہ تو معصوم سی کوشش کر رہی تھی. ہمدان کو سرپرائز دینے کے لیے وہ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی چلتے ہی ڈرائیور اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا. منتہا کو ڈرائیور کی نگاہیں پریشان کر رہی تھیں. یا اللہ، ان کا آفس کہاں پر رہ گیا؟ ڈرائیور تو جیسے مجھے آنکھوں کے ذریعے نگل جائے گا. وہ لفظ ہی اتنے حسین رہی تھی اور ڈرائیور اس کے حسن کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سینک رہا تھا. اللہ اللہ کر کے ہمدان کا آفس آیا تو وہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کیب سے اترتے ہی ڈرائیور کو پیسے پکڑائے تھے. ڈرائیور نے جانتے پوچھتے اپنا ہاتھ منتہا کے ہاتھ سے مس کیا تھا. منتہا نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو خباثت سے مسکراتا ہوا گاڑی آگے بھگا لے گیا. وہ ہمدان کو بتاتی تھی تو کیا ہمدان کو اس کی عزت کی پرواہ تھوڑی تھی؟ اگر ہوتی تو وہ یقیناً اپنے ساتھ لے کر آتا اسے، لیکن اسے تو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. منتہا کو انٹروڈیوس کروانے میں اس نے گہرا سانس لیا اور آنکھوں میں آئے پانی کو پیچھے دھکیلا اور دھیمی چال چلتے ہوئے وہ آفس کے اندر داخل ہو گئی، جہاں پارٹی اپنے عروج پر تھی. رنگ برنگی روشنی میں اسے اپنا آپ کہیں کھویا ہوا دکھائی دے رہا تھا. یہاں تو انسان کو انسان دکھائی نہ دے، اور انہیں فکر تھی کہ میرا پہناوا کسی کے سامنے ان کے لیے باعث شرمندگی نہ بن جائے. وہ سر جھٹکتی آگے پڑی تھی، تبھی اچانک میوزک کا شور بند ہوا تھا اور ہر طرف روشنی چل اٹھی تھی. منتہا پر جس کی نگاہ جا رہی تھی وہ مسلسل منتہا کو ہی دیکھ رہا تھا. منتہا خاموشی سے ہمدان کو تلاش کرنے لگی جو کچھ لڑکیوں کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا. نہ جانے کیوں لیکن منتہا کو عجیب سی جلن ہوئی تھی. ان عورتوں کے ساتھ تو بڑا چپک چپک کر کھڑے ہیں اور مجھے سب کو متعارف کرواتے ہوئے انہیں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. اس نے سر جھٹکا تھا. یو آر ویری پریٹی. اس کا سارا دھیان جو ہمدان کی طرف تھا. تبھی اسے اپنی پیچھے سے آواز سنائی دی. منتہا نے جھٹکے سے پیچھے چہرہ کیا تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا جس نے سوٹ بوٹ پہنا ہوا تھا. منتہا نے اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کیا اور پھر نظریں چراتی چہرہ موڑ گئی. ارے اب اتنے نخرے بھی کیا دکھا رہی ہو؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم میرے ساتھ ڈانس تو کر ہی سکتی ہو. منتہا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آئے تھے. ارے اس لڑکی کو تو دیکھو، ساڑی پہن کر آئی ہے. اپنے پیچھے کھڑی کچھ لڑکیوں کی آواز سنائی دی تھی تو منتہا نے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کہاں پر اس نے بھرپور نگاہ اپنی ساڑی پر ڈالی. ساڑی تو اس نے یوٹیوب سے دیکھ کر بالکل ٹھیک باندھ لی تھی. پھر مسئلہ کہاں پر تھا؟ تیار بھی وہ اچھا ہوئی تھی. ماموں نے خود تو تعریف کی تھی اس کی، وہ بس سوچے جا رہی تھی. بائی دی وے آپ ہیں کون؟ ایک لڑکی نے مذاق اڑانے والے انداز میں سوال کیا تھا. لیکن منتہا سب کچھ بھلائے اپنا انٹروڈکشن کروانے لگی تھی. میں آپ کے بہت ہمدان شاہ یہ میری کزن ہے. منتہا اس سے پہلے کچھ بولتی ہمدان اس کے قریب آتے ہوئے سب کو بتانے لگا تھا. واٹ سر، کیا واقعی یہ آپ کی کزن ہے؟ ہاں یہ میری کزن ہے. تب اس نے گھور کر منتہا کی طرف دیکھا تھا.
मुंतहा का दिल कट कर रह गया। वो आंसू से भरी निगाहों से हमदान को देख रही थी। क्या इसका वजूद इस कदर नकारा था कि हमदान इसे अपनी बीवी बनाते हुए भी शर्मिंदा हो रहा था। खैर, आप लोग सब पार्टी एंजॉय करें, चलो। मुंतहा मेरे पीछे आओ। वो आगे आगे चल रहा था और मुंतहा इसके पीछे। हमदान, वो तो मैं चुप, एकदम खामोश। यहाँ पर किसी किस्म का कोई तमाशा मत लगाना। पहले तो मेरी इज्जत का फालूदा कर चुकी हो, और अब अगर तुमने ये निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यहाँ पर किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहता। इतना कहते हमदान पार्टी खत्म होने का इंतजार करने लगा। जैसे पार्टी खत्म हुई तो हमदान इसलिए गाड़ी में आ गया। जाहिल हो, गवार हो, ये तो मैं जानता हूं, मगर इतनी बड़ी बेवकूफ होगी ये नहीं मालूम था। तुम्हें मना किया था ना मैंने, पार्टी में नहीं आओगे, और तुम बोलो मना किया था ना मैंने तुम्हें, फिर तुम क्यों आई? वो एकदम चिल्लाया था। वो जो खामोशी से अपनी जगह पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी, तभी हमदान के चीखने पर अपनी जगह से उछल पड़ी। मैं आपको खुश करना चाहती थी, आपको सरप्राइज देना चाहती थी। इसने अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहा था। बस बिल्कुल खामोश हो जाओ, और तुम मेहरबानी करो, मुझ पर पहले मेरे सर पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दी गई हो। अब मैं तुम्हें अपने गले का तोक तो नहीं बनाकर डाल सकता ना? इस पर मेरी बीवी होने का सर्टिफिकेट लेने लगी हो। वो तो खुदा का शुक्र है मैं वहां पर पहुंच गया। अपना हुलिया देखा है कैसे हर कोई मजाक उड़ा रहा था। सारी लड़कियां तुम्हारी तरफ देखकर हंस रही थी। वहां सब अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां आई थी। इनका पहना हुआ देखा तुमने वो गाड़ी चलाते हुए मुसलसल मुंतहा को जलील कर रहा था। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं तो चाहती थी कि मैं आपकी तरह दुख सकूं, आपको अपनी सोसाइटी में मुझे इंट्रोड्यूस करवाते हुए शर्मिंदगी महसूस ना हो, लेकिन फिर भी आप मुझसे खुश नहीं हुए। खुश? बस कर दो बीबी। खुश करने वाली तुमने कोई हरकत की भी नहीं आज तक। तुम मेरा पीछा छोड़ के नहीं देती। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। वो गाड़ी चलाते हुए मुसलसल चिल्ला रहा था, और मुंतहा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो शीशे से बाहर देखती रोने लगी थी, और अब इसने ऐसा क्या कर दिया था जो हमदान इसको इतना बुरा भला कह रहा था। वो मुसलसल रो रही थी, लेकिन हमदान को इसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका तो दिल भी नरम नहीं हुआ था। वो इसको बताना चाहती थी कि वो इतनी भी बुरी नहीं लग रही। कैब में बैठे ड्राइवर का मुंतहा की तरफ देखना, और फिर वहां पर खड़े मर्दों का पुरशौक निगाहों से मुंतहा को जांचना। वो औरत थी, और औरत अपने ऊपर रखने वाली हर नजर को बहुत अच्छे से पहचानती है। लेकिन इसने बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए थे। वो गाड़ी से उतरी और भागने वाले अंदाज में घर के अंदर दाखिल हुई थी। हमदान में सर झटका था, और वो टीवी लाउंज में बैठे अफंदी साहब को भी देख ना पाए और सीधा अपने कमरे में चले गए। हमदान जो गाड़ी पार्क करते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ था, अपनी आदत के मुताबिक वो सीधा अफंदी साहब के पास गया था, जो हमेशा से ऐसा ही था। अफंदी साहब की जान हमदान में बसती थी कि वो हमेशा से अफंदी साहब के करीब रहा था, और वो इन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। कैसे हैं डैड? वो जो अपने अखबार में मसरूफ थे, तभी मुंतहा का भी ऊपर जाना महसूस न कर सके। आगे तो मुंतहा कहाँ पर है? वो ऊपर चली गई अपने कमरे में। अच्छा, थक गई होगी, चलो इसे आराम करने दो। और तुम बताओ कैसी रही पार्टी? डैड, आप बस मुझे इतना बता दें कि आपने मुझसे किस बात का बदला लिया। आखिर मेरा कसूर क्या था जो इस अनपढ़ और गंवार लड़की को मेरा नसीब बना दिया? अफंदी साहब ने दुख और अफसोस से अपने बेटे को देखा था। अब इस मासूम ने क्या कर दिया? क्यों हर वक्त इसके पीछे पड़े रहते हो बेटा? आंखें खोलो, इसकी खूबियों की तरफ देखो। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम इसे समझ बैठे हो। पूरा गांव इसके हुस्न के चर्चे करता था, और तुम्हारी नाक के नीचे ही कोई चीज नहीं आती। हुस्न डैड, इसे हुस्न नहीं कहते, इसे गवारपन कहते हैं। अरे भाई, साड़ी के ऊपर कौन सर को तेल लगा कर आता है? पार्टी में से कुछ वक्त दो हमदान, वो सीख जाएगी। तब तक मेरी इज्जत का फालूदा हो चुका होगा। और फिर वो हल्की फुल्की अफंदी साहब से बातें करने लगा था। वो जो रोते हुए ऊपर कमरे में आ गई थी, तभी कुछ हौसला हुआ तो इसे याद आया कि वो नीचे अफंदी साहब को तो मिलकर ही नहीं आई।
बेवकूफ लड़की, इसने अपना सर पीटा था जबकि वो टीवी लॉन्च में बैठे अफंदी साहब को देख चुकी थी। लेकिन इस वक्त इसका दिल इतना भरा हुआ था कि इसे कुछ समझ ही नहीं आई कि वो क्यों ऊपर आ गई। इसे मालूम ही ना हुआ। वो खामोशी से अपने कपड़े तब्दील करती नीचे आ गई थी ताकि अफंदी साहब से मिल सके। तब इसने अफंदी साहब और हमदान को ड्राइंग रूम में बैठे देखा था। अरे बेटा, तुम थोड़ा सब्र क्यों नहीं रखते? तुम देखना, एक रोज ऐसा आएगा जब तुम कहोगे मुंतहा पहले जैसी तो रही नहीं। अपना नाम अफंदी साहब के मुंह से सुनते हुए वो तजस्सुस के मारे दीवार की ओट में होकर इनसे बातें सुनने लगी थी। वो जानना चाहती थी कि हमदान को इससे अब क्या मसला है, आखिर वो मुंतहा से क्या चाहता है। डैड, आपने मुंतहा की जायदाद के लिए मेरी शादी से करवाई। जायदाद की खातिर आपको अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी। इसने चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए सामने शीशे में से बाहर से नजर आने वाले मंजर को देखा था, जहां पर मुंतहा दीवार के पीछे छुपी इन दोनों की बातें सुन रही थी। ये सब कुछ हमदान पहले ही देख चुका था। इसने जानते बूझते अफंदी साहब से वो बात की थी जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। तभी बगैर महसूस कराए आधी बात करते हुए हमदान ने ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। मुंतहा जो बाहर खड़ी थी यही सोचती रह गई कि ये सब हुआ क्या है। इसे आधी बात मालूम हुई थी। क्या वाकई मामू ने मेरी जायदाद हासिल करने के लिए मुझसे हमदान की शादी करवाई? क्या इस वजह से वो इतना पीछे अम्मा के पड़े हुए थे और घर में कह दिया कि मैं और अम्मा इनके पीछे पड़े थे? या अल्लाह, ये कौन से नए नए रंग मुझे दिखाई दे रहे हैं? मुझ पर रहम फरमा, मैं इस काबिल नहीं हूँ। वो आंसू से रोती वापस कमरे में चली गई। तभी आधी अधूरी बात का मतलब वो न जाने क्या समझ चुकी थी। तभी आफंदी साहब ने बेयकीनी से हमदान की तरफ देखा। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी जिंदगी में तुम और तुम्हारी माँ ना होती तो मैं अपनी जायदाद भी अपनी बहन के नाम कर देता। भला मैं इसकी चाहत पर नजर क्यों रखूंगा? और ओहो डैड, मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ। मुंतहा अपने कमरे में जा चुकी थी और हमदान ने बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट से चली थी। ये मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी, इसमें फतह का अंसर मौजूद था। तुम ऐसे नहीं छोड़ोगे मुझे, अब तुम्हें मालूम होगा कि तुमने किसको ललकारा है। मेरे वजूद में लगी आग अब ऐसे ठंडी होगी। वो बहुत खुदसर और सेल्फिश बन रहा था, मगर इसे नहीं अंदाजा था कि आने वाला वक्त इसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान लाने वाला है। वो जो अपना मनमोजी अपनी जिंदगी में मगन रहने वाला शख्स था, अब तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हारी मामू की मोहब्बत तुम्हारे लिए कितनी मायने लगती है। वो खामोशी से उठा था और कमरे में आ गया जहां मुंतहा मुंह पर सिराना रखे रोने के बाद सो चुकी थी। दिल तो कर रहा है कि ये सिराना तुम्हारे मुंह पर रखे ही दुबा दूं। क्या मुसीबत मेरे सर पर पड़ गई है। हमदान को तो मुंतहा से अल्लाह वास्ते का बैर था। वो हमेशा से एक अच्छा क्लासिक और फैशनेबल लड़की घर पर लाना चाहता था जिससे इसकी माँ थी, लेकिन इसके बाप की मोहब्बत में इसे इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा जो कि इसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। ऐसा लग रहा था वो वॉशरूम में बंद आज के बारे में सोचने लगा। हर जगह पर मेरी इंसल्ट करवा दी है इस लड़की ने। सब क्या सोचेंगे कि मेरी कजन भी, और वो भी इस तरह गवार सी। वो मुसलसल शॉवर के नीचे खड़ा दीवार पर हाथ मारा था। मुंतहा जो गहरी नींद में थी, शोर की आवाज से इसकी आंख खुली और वॉशरूम से आने वाली बड़बड़ाहट को वो आराम से सुन सकती थी। इसकी आंखों से मतवातर आंसू बह रहे थे, इसलिए लिए कितने बड़े इम्तिहान खड़े हो गए थे इसे अंदाजा भी नहीं था। यहाँ तो हर रंग का शख्स है। अम्मा तो कहती थी कि मामी और हमदान का तो इन्हें मालूम है, लेकिन तुम्हारे मामू तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत थी मामू की। वो हमदान की आधी अधूरी बातों को, गलत बातों को सोच सोचकर बदगुमान हो रही थी। नहीं जानती थी कि अगले रोज इसके लिए कितना बड़ा दिन होगा। इसे अपनी बदगुमानी पर अफसोस करना पड़ेगा। और फिर वो दोबारा से सो गई थी। इसका सर दर्द से फट रहा था, लेकिन इस वक्त वो मजीद जाकर खुद को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अगली सुबह मुंतहा की जिस वक्त आंख खुली, इसे मालूम न हुआ कि हमदान कब ऑफिस के लिए चला गया। वो आंखें मलती उठी थी। रात रोने की वजह से इसकी आंखें सो चुकी थी। वो मुंह हाथ धोए कपड़े तब्दील किए बगैर ही नीचे चली गई। ये किस खुली है में तुम नीचे आई हो?
हमारे घर में लोगों का आना जाना लगा रहे थे। तुम्हारे मामू, हमदान के ऑफिस के लोग अक्सर घर में आते हैं और तुम हो मुंह उठाकर नीचे चली आई हो। कम से कम कपड़े तो तब्दील कर लिए होते। नहाना तो दूर की बात है मुमाने जान, मैं रोज नहाती हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहाती नहीं हूँ? तुम्हारे हुलिये से तो नहीं लगता कि तुम रोज नहाती हो। अपने बालों का हशर देखा, खुदा ने खूबसूरती तो दी है मगर अकल नहीं। तुम जानती हो हमारी क्लास की लड़कियां बालों के लिए तरस जाती हैं, लेकिन खुदा ने तुम्हें दी है मगर तुम इन्हें संभाल नहीं सकती। मन भर तेल लगा लेती हो। जाओ अब अपना हुलिया सही करके आओ। खुदा के लिए बस कर दो अब ये जाहिलपन। 3 महीने हो चुके हैं तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी तक तुम्हें अकल नहीं आई। शिजा बेगम मुझसे बातें सुनाती कमरे में चली गई और वो मुर्दा कदमों से वापस अपने कमरे में नहाने के बाद इसने हल्का सा सर पर आदतन तेल लगा और फिर कपड़े तब्दील करके नीचे। अरे क्या बात है, मेरी बेटी इतनी अच्छी लग रही है, अपने मामू की भी नहीं मिली। नाराज है अपने मामू से। मुंतहा का तो दिल किया कि वो इन्हें अच्छी खासी सुना दे कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ है और प्यार मोहब्बत का नाटक करते हैं। मामू जान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर आपको हमारी जायदाद से मतलब था तो आप अम्मा से कहते तो सही। अम्मा सारी जायदाद आपने खुद नाम कर देती, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने मेरी शादी हमदान से की, मोहब्बत से नहीं बल्कि जायदाद की लिखी थी। आफंदी साहब जो अखबार पढ़ने में मसरूफ थे तभी मुंतहा की बात सुनते दंग रह गए। ऐसा तुमसे किसने कह दिया? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। अच्छा तो फिर रात में हमदान जो आपसे कह रहे थे, क्या वो झूठ है? आपका बेटा झूठ बोल रहा है, बताएं मामू जान। लेकिन लगता है आपने अभी तक हमदान को ये नहीं बताया कि हमारी जायदाद अभी भी आपके नाम पर नहीं है, जो अम्मा ने मुश्किल वक्त में लेने के लिए कही थी। इतना कहते वो आंसू बहाती किचन में चली गई थी। पीछे आफंदी साहब अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। वो जो अपने ऑफिस में काम में मसरूफ था कि तभी दरवाजा नॉक करते इसके 3 कोलीग्स कमरे में दाखिल हुए थे। कैसे हो बटी यार, कल की पार्टी का क्या कहना? हमदान ने इन सब की तरफ देखा था, जिनमें 2 लड़के और एक लड़की थी। हमदान ने नताशा की तरफ देखा था, जो सरता पैर सजी हुई थी, शॉर्ट टॉप पहने, आधे जिस्म को बढ़ना किए और एक अदा से कुर्सी पर बैठी थी जो बिल्कुल हमदान के सामने थी। हमदान ने गहरा सांस लिया और फिर बाकी सबसे हाथ मिलाते हुए इन्हें भी बैठने का इशारा किया। बहुत शुक्रिया। हमदान ने सोहेल की बात पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया था। बताओ चाय पियोगे या कॉफी? चाय मंगवा लें? यार आज चाय का दिल हो रहा है। ठीक है। फिर इसने इंटरकॉम पर 4 चाय के ऑर्डर दिए थे। और बताओ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहे थे तो नताशा ने कहा क्यों ना हमदान से मिलते जाएं, तो बस तुम्हारे पास चले आए। अरे वाह मिस नताशा को मुझसे मिलने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या अपना बिजनेस नहीं संभाला जा रहा? जरूरत पड़ गई। अब इन्हें वो चेहरे पर आग लगा देने वाली मुस्कुराहट सजाए। नताशा को वाकई आग लगा चुका था। नताशा अफंदी साहब के बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। शुरू से अफंदी हाउस की बहू बनना चाहती थी। वो हमेशा से ऐसे छोटे कपड़े पहनकर हमदान को इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी, लेकिन हमदान अपने नाम का एक था। इसे ऐसी लड़कियां बहुत बुरी लगती थीं जो मॉडर्न लड़कियों को पसंद करता था, लेकिन एक हद तक ऐसे बेहुदा कपड़े पहनकर अपना आप दिखाने वाली लड़कियां इसके नजदीक किसी तवाइफ से कम नहीं थी। अरे यार, याद आया कल तुम्हारी एक कजन आई थी नताशा, जो जल्द ढूंढ रही थी। तभी इसके दिमाग में जमाका हुआ था और कल का वाकया याद करते हुए इसने सीधा तीर निशाने पर मारा था। हमदान जो फिर से अपना हाथ लैपटॉप पर चला रहा था, एक पल को इसके हाथ रुके थे। वो तुम्हारी कजन खैर से आई थी क्या? हाँ खैर से आई थी। डर जाता था कि मैं इसे शहर की कुछ चीजें दिखा दूं, शहर का माहौल सिखाऊं, लेकिन अफंदी अंकल ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या इस पेंडू लड़की को तुम्हारी बीवी तो नहीं बनाने का सोच रहे? या वो सिर्फ कजन नहीं बल्कि तुम्हारी मंगेतर भी है? इसने मशकूक निगाहों से हमदान की तरफ देखा था, जो नजर चुरा रहा था, लेकिन फिर खुद को कंपोज करते हुए इसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए नताशा की तरफ देखा था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी शादी होती तो मैं सब में ऐलान करता हूँ। अच्छा तो तुम इस गवार लड़की से शादी करके भी ऐलान करते? वाह बहुत बड़ा दिल है भाई तुम्हारा। तो मुझे तो कल इसकी हालत पर हंसी आ रही थी।
ब्लैक साड़ी के नीचे स्लीपर्स और सर पर तेल। तौबा, इसे कुछ सिखाना तो था। ख्वामखा तुम्हारी इंसल्ट हो गई। नताशा, वैसे भी बात नहीं है, तुमने शायद इसके चेहरे पर गौर नहीं किया। इसको देखकर तो मेरा दिल एक दफा धड़कना भूल गया था। इसके चेहरे पर जितनी मासूमियत है वो तुम्हारे चेहरे पर मेकअप करने के बाद भी दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ भी नहीं इसका हुस्न छुपा सका। तीखे नैन न कुछ लंबे घने बाल। हमने आज तक अपर सोसाइटी में किसी लड़की के ऐसे बाल नहीं देखे। कितने घने, इतने लंबे। मैं तो इसके बालों पर ही फिदा हो गया। रात सारी नींद नहीं आई। मुझे ऐसी बात मुझे बहुत पसंद है। मेरी मॉम के ऐसे बाल हुआ करते थे और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी के बाल भी लंबे हों, बस इसमें कुछ तब्दीलियां हो जाएं। ऐसे पहनावे का अंदाजा नहीं है, सादे से घर की है ना, और ऐसी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। अगर इसके बालों में तेल गायब कर दिया जाए और हल्का फुल्का सा हेयर स्टाइल बनाया जाए, साड़ी के नीचे हील्स पहनाए जाएं और पर्स पकड़ने का तरीका, तो मैं यहाँ पर वादा करने के लिए तैयार हूं कि वो बगैर मेकअप के भी हमारी सोसाइटी की सब लड़कियों पर भारी पड़ जाएगी। हमदान होंठों पर हाथ रखे गौर से सुहेल की बातें सुन रहा था, जो खोए खोए अंदाज में बातें कर रहा था। दिल ही दिल में न जाने क्यों इसे हसद महसूस हो रहा था। इसे गुस्सा आ रहा था कि कोई गैर मर्द इसकी बीवी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है। लेकिन वो खामोश था, खुद को पुरसकून दिखा रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट साफ वाज़ेह थी। अरे हाँ, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, स्लिम स्मार्ट थी, चेहरे पर सुर्खो सफेद रंगत, होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक। यार तुम्हारी कजन तो कयामत है, कयामत। और ऐसी बातें मत करो, हो सकता है वो तुम्हारी होने वाली भाभी हो। सोहेल की बात पर हमदान का गुस्से से पारा हाई हो गया था, लेकिन वो खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था। अरे सुहेल, अब इतनी भी खूबियां नहीं है इसमें कि तुम इससे शादी करने पर खुद को मना रहे हो। क्या हो गया तुम्हारी चॉइस को? ऐसी तो नहीं थी तुम्हारी चॉइस। नताशा, दरअसल तुम्हें वो खूबियां नहीं है ना जो इस मासूम में है। शायद इसीलिए तुम्हें इसकी तारीफ हजम नहीं हो रही। हाँ चलो, बेहतर है तुम जैसे शख्स को हमदान की कजन ही सूट करती है। हमदान के लिए तो किसी और टाइप की लड़की होनी चाहिए, लाइक फैशनेबल, थोड़ी सी मॉडर्न। क्यों खानदान? हमदान ठीक कह रही हो ना? वो हमदान की मेज पर चपती हुई अपने बाल कानों के पीछे करती एक अदा से बोली थी। इतने दिन में चाय आई तो हमदान को कुछ सुकून हुआ। कम से कम अब वो लोग खामोशी से चाय पी लेंगे। यार हमदान, तुम कुछ नहीं बोल रहे। वो तुम्हारी कजन है, तुम्हें तो इसकी खूबियों के बारे में बहुत अंदाजा होगा। कभी हमदान ने सोहेल के दिल से मुंतहा की अच्छाई को मिटाना चाहा था। हाँ, खूबियां तो हैं, लेकिन सिर्फ घरेलू। वो पढ़ाई में सिर्फ बीए पास है। सुबह उठते इसकी ख्वाहिश होती है कि इसके घर के सब लोग पराठों का नाश्ता करें और वो खुद अपने हाथों से पराठे तैयार करे, मजेदार से देसी खाने बनाए, और हाँ, खिड़की में खड़े होकर इसके साथ कुछ चाय पिए। वो बताते हुए मुस्कुरा रहा था और सोहेल को लगा कि इसका दिल वाकई धड़कना भूल जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? अगर मैं अपने डैड से बात करूं तो क्या हम इसके घर रिश्ता लेकर जा सकते हैं? ओ कम ऑन सोहेल, हमें तो लग रहा था कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम इतने सीरियस हो गए हो, नताशा ने चिढ़ते हुए कहा था। नताशा, तुम्हें इस बात से क्या मसला है? तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी में खुश हो ना, तो रहो खुश। बाकियों को भी खुश रहने दो, इन्हें भी पूरा हक है खुशियों का। और मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ, घरेलू, जिसे मेरे उठने बैठने का एहसास हो, जिसे इस बात का अंदाजा हो कि मैंने सुबह से कुछ खाया या नहीं। मेरी मॉम भी ऐसी थी और मुझे अपनी मॉम जैसी लड़की चाहिए। देसी खाने मेरे आगे पेश करे, मेरी सेहत का इससे ख्याल हो। सेहत का ख्याल और देसी खानों के साथ क्या कहने हैं तुम्हारा नाश्ता। नताशा अपने बालों को झटका था और आंखें घुमाती हुई टांग पे टांग रखे बैठ के हमदान का सबर अब जवाब दे रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो सोहेल का मुंह नोच ले, जिसके जुबान से वो मुसलसल मुंतहा की तारीफें सुन रहा था। बताओ ना हमदान कि हम इसके घर रिश्ता लेकर जा सकते हैं। वो दरअसल इसकी मंगनी हो चुकी है ना अपनी कजन के साथ, अपने फूफो के बेटे के साथ। वो भी गांव में रहता है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। वो तो बस इस शहर को घूमने का शौक था, तो डैड ने इसे यहाँ पर बुला लिया ताकि मैं इसे शहर घुमा सकूं। फिर शादी हो जाती तो अपने शौहर के साथ कहाँ शहर आ सकती थी। ओह शिट, मैंने देर कर दी।
क्या वाकई इसकी मंगनी हो चुकी है? सोहेल वाकई अफसुर्दा हुआ था। सोहेल, इस दुनिया में और बहुत सी खूबसूरत और प्यारी लड़कियां जो तुम्हारे काबिल हैं। मुंतहा में ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारे काबिल हो। हमदान ने चिढ़ते हुए कहा था, हमदान, तुम्हें शायद इसकी खूबियां दिखाई नहीं दी, लेकिन मुझे इसकी खूबियां इसकी खूबसूरती के साथ साथ दिखाई दी हैं। खैर, मेरा नसीब, शायद मेरा नसीब में वो हीरा नहीं था। अरे आप उठ गए। मैंने आपके कपड़े प्रेस करके निकाल दिए और आपके जूते भी पॉलिश कर दिए। मैं आपके लिए पराठों का नाश्ता लेकर रखती हूँ। सुबह सुबह अच्छा नाश्ता क्या हो तो दिन भर दिमाग तरोताजा रहता है। ये बाहर के खाने खा खा कर और ब्रेड अंडे खा खा कर आपकी सेहत काफी डाउन हो चुकी है। रहने तो, मुझे पराठे नहीं पसंद। और हाँ, आइंदा के बाद मेरी किसी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे काम करने के लिए मुलाजमा है। तो मुझ पर मेहरबानी क्या करो, मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाया करो। इतने ब्रांडेड और महंगे कपड़े और जूते हैं, कोई चीज खराब कर दोगे, और मेरे पास इतने फजूल पैसा नहीं है कि तुम्हारी बेवकूफियों पर उड़ाता फिरूं। वो गुस्से से टाई बांधता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। क्या सोच रहे हो हमदान? वो जो मुंतहा की बातें सोच रहा था कि वो सुबह सुबह उठते ही इसके नाश्ते के लिए कहती थी और किस तरह इसको झड़क देता था, लेकिन सोहेल की बातें सुनकर न जाने क्यों इसके दिल में एक अजीब सा तहलका मच गया था। वो तो सोच रहा था कि ये सब चीजें पाँव में अच्छी लगती हैं, मगर सोहेल की बातों ने दिल को हिला दिया था। वो शाह इंडस्ट्रीज का मालिक इसका बेटा है ना, ताबिश शाह। वो तो कह रहा था कि इस जैसा हुस्न अब इसने आज तक कभी नहीं देखा। वो तो बहुत से बैरून मुल्क भी फिर कर आया है, लेकिन वहां पर भी इससे कभी ऐसी खूबसूरती दिखाई नहीं दी। मुंतहा को तो देखकर लग रहा है कि अल्लाह ने खास तौर पर इसको बड़ी फुर्सत से बनाया। अच्छा, बस भी करो, इसके कसीदे पढ़ना, मुझे उलझन होना शुरू हो गई है। सोहेल, लेकिन तुम्हारे मुंह से इसकी तारीफें खत्म नहीं हो रही। नताशा के अब्बा से हो चुकी थी, इसे कहा कबूल था, तो इसके अलावा कोई किसी की तारीफ करे, वो तो हमेशा इसके मुंह से अपने तरीके से सुनना चाहती थी, फिर बेशक झूठी क्यों ना हो। हाँ, तुम्हें तो गुस्सा आएगा तुम्हारी तारीफें जो नहीं हो रही। सोहेल ने हंसते हुए इसका मजाक उड़ाया था। चलो, अब जाने का इरादा नहीं है क्या? मुझे ऑफिस से लेट हो रहा है। नताशा ने नाक मुंह संवारते हुए कहा था। चलो यार, हम चलते हैं, बहुत अच्छा लगा मिलकर। और फिर वो लोग हंसते मजाक करते इसके ऑफिस से बाहर चले गए थे। तभी इसने अपने टेबल पर जोर से हाथ मारा था। इसका गुस्सा भी कम नहीं हो रहा था। सोहेल जो इसकी तारीफें की थी, इसे किसी सूरत हजम नहीं हो रही थी। आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो पार्टी में सब मर्दों को तुम इतनी अच्छी लगी हो? बस दूसरे मर्दों को बहलाना आता है, बेवकूफ बनाना आता है तुम्हें। आज तो तुम्हारी खैर नहीं, एक मर्तबा घर आने दो, क्या मुसीबत बनकर मेरे सर पर बैठ गई हो। ये लड़की वो बातें करता हुआ घर के लिए निकला था। अब ऑफिस में इसका कहाँ दिल लगना था। वो घर पहुंचा तो टीवी लाउंज में अफंदी साहब के साथ एक वकील भी बैठा हुआ था। अरे वाह डैड, यहाँ क्या हो रहा है? अफंदी साहब जो आंखों पर ऐनक लगाए बड़ी संजीदगी से किसी कागज पर सिग्नेचर कर रहे थे। हमदान की आवाज पर इसकी तरफ देखने लगे। कुछ नहीं, बस बहुत जरूरी काम था जो बड़े अरसे से ऐसे पड़ा हुआ था, तो सोचा आज क्यों ना फर्ज अदा हो ही जाए, मेरे कंधों पर बोझ है वो उतर जाए। हमदान ने आगे चोटी करते हुए अफंदी साहब की तरफ देखा था। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बैठो, तुम्हें समझाता हूँ सब। दरअसल मुंतहा का कहना है कि मैंने तुम्हारी और मुंतहा की शादी इस जायदाद की खातिर की है, ताकि मैं इसकी और इसकी माँ की जायदाद अपने पास ही रख सकूं। बस इस पूरी जायदाद में से आधा हिस्सा मैं अपनी बहन और इसकी बेटी के नाम कर रहा हूं, ताकि मुंतहा को इस बात का अंदाजा हो जाए कि मेरे दिल में इसको लेकर कोई चोर नहीं है। इसकी जायदाद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी मोहब्बत इसकी जायदाद से बहुत ऊंची है। आफंदी साहब ने पास खड़ी मुंतहा की तरफ देखा था, जो आंखें चिपकाए आंसू बहा रही थी, और न जाने कितनी मर्तबा वो आफंदी साहब से माफी मांग चुकी थी। लेकिन आफंदी साहब ने कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारे दिल की बात मुझे मालूम हो गई, वरना मैं तो समझा था कि शायद तुम लोग मेरी मोहब्बत को जान जाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुशी भी है इस बात की कि तुमने अपने दिल की बात मुझसे कह दी। वो शर्मिंदा थी। वो अफंदी साहब आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन जाने न जाने में वो इन्हें तकलीफ दे चुकी थी। लेकिन डैड, सबकी क्या जरूरत थी? मुंतहा जानती तो है आपको बहुत अच्छे से।
پھر ہاں مگر ہمارے رشتے میں جائیداد کو لے کر کوئی درار نہ آئے، اس لیے بس میں یہ جائیداد منتہا کے نام کر رہا ہوں۔ لیکن ڈیڈ، منتہا میری بیوی ہے اور میرا نہیں خیال کہ اسے جائیداد کی ضرورت ہے۔ کیوں منتہا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ منتہا اپنی بے وقوفی میں ہاں میں سر ہلانے لگی تھی کہ تبھی افندی صاحب نے ان دونوں کو خاموش کروا دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میری بچی تمہارے آستے پر رہے۔ اگر کل تم اس سے کوئی مسئلہ ہو تو کم از کم اس کے پاس اس کی اپنی جائیداد ہونی چاہیے تاکہ وہ تمہیں بآسانی چھوڑ سکے۔ ڈیڈ، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں انسلٹ نہیں کر رہا، میں تو بس تم لوگوں کو آنے والے حالات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ خیر، میں نے ان کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں، آج سے تمہاری جائیداد تمہاری ہوئی منتہا، اور تمہیں اس ڈفر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم اس سے زیادہ جائیداد کی مالک ہو۔ ہمدان نے افندی صاحب کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی تھی، لیکن وہ دل دل میں فکر مند تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میری ساری چالیں مجھ پر ہی الٹی کیوں پڑ رہی ہیں۔ اگر آدھا حصہ منتہا کے پاس چلا گیا تو اس کا پلڑا میری طرف سے بھاری ہو جائے گا، میری جائیداد میں سے بھی اس کا حصہ، اس کی اپنی جائیداد میں سے بھی، اس کی ماں کی جائیداد بھی اس کے نام، اور اس کے باقی طرف سے ملنے والی جائیداد بھی اسی کے نام۔ یہ تو مجھ پر حکومت کرنے لگے گی۔ مجھے تو لگا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں اس پر حکومت کر سکتا ہوں۔ اس نے چہرے پر نارمل سی مسکراہٹ سجائی، افندی صاحب کی طرف دیکھا تھا، لیکن دل میں ایک لاوا سا پک رہا تھا جو شاید اب منتہا پر ہی پھٹتا تھا۔ اس نے منتہا کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، منتہا بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں گئی اور واش روم میں جانے لگی جب ہمدان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ منتہا تو بے یقینی سے ہمدان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں میرے قریب آتے ہوئے تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ شوہر ہوں تمہارا، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، پھر اتنی گھبراہٹ کیسے؟ غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہو تو مجھے کیوں نہیں؟ مجھ پر وہ ڈورے کیوں نہیں ڈالتی جو غیر مردوں پر ڈالتی ہو؟ تم غیر مردوں کو سے بے وقوف بنا سکتی ہو، اور تم بنا رہی ہو، کبھی اپنے ماموں کی شکل میں اور کبھی باہر کے مردوں کی شکل میں۔ منتہا تو آنکھیں پھاڑے ہمدان کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حد ہوتی ہے کسی بات کی، آپ میری بے عزتی پر بے عزتی کر رہے ہیں، اب میری کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو یہ حرکت کرتے ہوئے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی زر خرید غلام نہیں کہ جس کو جس طرح چاہے آپ استعمال کریں۔ وہ ہاتھ چھڑواتے ہی دوبارہ سے غصے سے واش روم میں جانے لگی تھی جب ہمدان نے اسے پھر سے پکڑ لیا تھا۔ اب کی مرتبہ اس کا ہاتھ سیدھا کمر پر گیا تھا، اپنی طرف کھینچتے ہوئے وہ منتہا کے 14 طبق روشن کر چکا تھا۔ ارے واہ، تمہارے وجود میں سے تو واقعی بہت خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کبھی اپنا ہاتھ اس کے گال پر پھیرتا تو کبھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا۔ یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے منتہا کی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ تو آج تک اس کے قریب بیٹھنا بھی نہیں تھا، اور اب اتنا قریب۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنا حق لے رہا ہوں، کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ ہمدان، آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیوں جب اپنے جلوے دوسروں کو دکھا سکتی ہو تو مجھے کیوں نہیں؟ مجھے بھی دکھاؤ وہ جلوے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور آپ کے مطابق تو میں جتنی گوار لگتی ہوں، کوئی میری طرف کیوں مائل ہوگا؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اچھا کیا کہو گی؟ سب کو بلا کر کہ میرا شوہر میرے ساتھ رومانس کر رہا ہے؟ وہ ایک ایک قدم پیچھے لیتی جا رہے تھے اور ہمدان اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک سے راستہ ختم ہوا اور منتہا کی کمر دیوار کے ساتھ جا لگی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اپنے اتنے قریب کسی مرد کو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا، اور ہمدانہ جس کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب دیوار کے ایک طرف ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدان نے اسے روکا تھا، اور وہ دوسری طرف نکلنے لگی تو ہمدان نے دوسری طرف ہاتھ رکھ کر بھی اس کا راستہ روک دیا۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف سانس لینے کی جگہ باقی تھی، اور وہ اپنے چہرے پر ہمدان کی سانسوں کی پھوار محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہمدان اس کے قریب ہوا اور اس کے نقوش آج پہلی مرتبہ اتنی گہرائی سے دیکھنے لگا تھا۔ بڑی موٹی آنکھیں، لمبی لمبی پلکیں جن میں سے ہر وقت کاجل سجا رہتا تھا،
اور وہ کاجل ہی اسے مزید خوبصورت بناتا تھا. ستواں ناک، باریک ہونٹ، سرخ سفید گال. وہ آہستہ آہستہ اس کے پورے چہرے پر اپنا ہاتھ اور انگلیاں پھیر رہا تھا. ہمدان کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی. اب ہمدان کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا تھا. ان 3 مہینوں میں وہ کتنی دور رہا تھا منتہا سے، لیکن وہ واقعی بہت حسین تھی. اتنا حسن تو واقعی آج تک اس نے کبھی کسی کا نہیں دیکھا تھا، نہ میک اپ میں اور نہ بغیر میک اپ کے. اپنی اپر کلاس لڑکیوں کو تو بغیر میک اپ کے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا. اتنی بدصورت تھی، بس وہ میک اپ میں اچھی لگتی تھی، مگر منتہا تو سادگی میں بھی تباہی مچا رہی تھی. اسے یاد تھا وہ دن بھی جب اس نے منتہا کے رشتے کے لیے انکار کیا تھا. فار گاڈ سیک ڈیڈ، میں ہمدان انڈسٹریز کا مالک ہوں، کوئی کلرک یا ڈرائیور نہیں جو آپ کی اس جاہل گوار بھانجی سے شادی کر لوں. بزنس سرکل چھوڑے، میرا سٹاف مجھ پر ہنسے گا. ارے بیٹا، تم اس کو ایک مرتبہ دیکھ تو لو، تم خود اس سے شادی کر لیے رضامند ہو جاؤ گے. ڈیڈ پلیز، مجھے نہیں کرنی. آپ ہر روز اس رشتے کو لے کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ ہمدان، وہ میری اکلوتی بھانجی ہے، میری اکلوتی بہن کی بیٹی، اور مجھے بہت عزیز ہے. میں تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں تمہیں اپنی مرضی سے دولہا بنا سکوں، اپنی مرضی کی لڑکی اس گھر میں لے کر آ سکوں؟ ڈیڈ، اب آپ ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں مجھے. اب ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ. میرا سوشل سرکل ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا اپر کلاس فیملیز میں ہے. اب بہت اچھے سے جانتے ہیں میں کیا انٹروڈکشن اس کا کرواؤں گا. وہ جاہل گوار لڑکی، ان پڑھ، جسے بولنے کی تمیز نہیں ہے، وہ میرے ساتھ کس طرح موو کر سکے گی؟ کئی دن وہ اپنے باپ کو سمجھاتا رہا. آخر بوڑھے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا تو وہ منتہا سے شادی کے لیے راضی ہوا. کل میرا بزنس ڈنر ہے. شام وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس کھلے بالوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں، جبکہ ہمدان شاہ کے دل میں ابھی نفرت تھی. چھوڑے مجھے، اس نے جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوایا تھا. وہ جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور اپنی ہی سوچوں میں منتہا کے نقش دیکھ رہا تھا، ایک دم ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا. میں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں اپنے سرکل میں، آپ مجھے انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے. اپنے ساتھ لے کر چلنے میں آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور اب آپ مجھ سے اپنے لیے بچے پیدا کروائیں گے. جو ابھی ابھی ہوش میں نہیں تھا ایک دم غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا. یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں. یہ صحیح ہے، نفرت اپنی جگہ اور ہوس اپنی جگہ. دفع ہو جاؤ ابھی کے ابھی اس کمرے سے. یہاں پر اس کمرے میں سوتی کیوں ہو؟ باہر ہی رہا کرو، مت آئے کرو میرے کمرے میں. وہ آج پہلی مرتبہ ہمدان کو باتیں سنا رہی تھی. ہمدان کی باتیں سن کر وہ بھی غصے میں آ گئی. ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں یہاں پر سونے کا. میں باہر ٹی وی لانچ میں سو جاؤں گی اور آپ یہاں پر سوئیے گا. وہ خاموشی سے اٹھ کر ٹی وی لانچ میں چلے گئے اور وہاں جا کر سونے کی کوشش کرنے لگی. ہمدان اپنے کمرے میں غصے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا کہ تبھی سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹا، لیکن اسے نیند کہاں آنی تھی. وہ بے چین تھا. اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی. تبھی وہ غصے میں اٹھا تھا. ٹی وی لانچ میں جا کر ٹی وی چلایا. ٹی وی کی آواز سنتے وہ جو ابھی نیند میں گئی تھی کہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے ٹی وی کی طرف دیکھا تھا. یہ کیا حرکت ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا میں یہاں پر سو رہی ہوں؟ میری بلا سے جو مرضی کرو، مجھے تو ابھی مووی دیکھنی ہے. کل میرے آفس سے چھٹی ہے، سنڈے ہے، تو میں یہاں پر بیٹھ کر اپنا سیزن دیکھوں گا. مجھے سونا ہے تو سو جاؤ، ورنہ تم سٹور روم میں بھی جا کر سو سکتی ہو. ٹھیک ہے تو میں نیچے جا کر سو جاتی ہوں. اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تھی جب ہمدان نے اس کا بازو پکڑ لیا. پاگل ہو گئی ہو کیا؟ نیچے جاؤ گی تو ڈیڈ کو پریشانی ہوگی، اور کم از کم تم ایسا تو نہیں چاہو گی. یہاں پر تم سو نہیں سکتی کیونکہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں. سٹور روم میں سامان اتنا ہے کہ وہاں پر سونے کی کوئی جگہ نہیں ہے. پھر اب سوچ لو کیا کرنا ہے تمہیں. اتنا کہتے وہ صوفے پر پھر سے گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا اور ٹی وی چلا کر سیزن دیکھنے لگا. چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی. اور کچھ دیر تو منتہا وہاں پر کھڑی ہمدان کو دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے کمرے میں چلی گئی. وہ پریشان ہو چکی تھی. ہمدان آدھا سیزن دیکھتے کمرے میں واپس چلا گیا تھا. وہ بیڈ پر ٹانگیں چوڑے بیٹھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں نیند تھی، لیکن وہ سو نہیں رہی تھی.
ہمدان کو کمرے میں آتا دیکھ وہ وہاں سے جانے لگی۔ جب ہمدان نے اس کا بازو کھینچ لیا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں اتنی اکڑ ہے، تم میں اتنی انا ہے، مجھے تو یہ اکڑ سجتی ہے، مگر تمہیں ایسا کیا ہے جو اتنا اکڑ رہی ہو خود کو مجھ میں؟ ایسا کیا ہے؟ کیا خوبیاں ہیں جو شاید آج تک آپ کو دکھائی نہیں دی؟ ان غیر مردوں کو، آپ کے دوستوں کو مجھ میں وہ خوبیاں نظر آ گئیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آپ میرے اپنے ہو کر مجھے نہیں جان سکے اور غیروں کو اتنی جرت دی کہ وہ مجھ میں انٹرسٹ لے سکیں۔ میں نے BA پاس ضرور ہوں، لیکن مجھے میں ادب ہے۔ مجھے پتا ہے کہ بڑے چھوٹوں سے کس طرح بات کرنی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا۔ مجھے پتا ہے کہ کسی کے انا کو ٹھیس نہیں پہنچانی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آدھے کپڑے پہنی لڑکیاں گھومتی ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں عزت کی حقدار ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایسی لڑکیوں کو طوائف کہا جاتا ہے۔ مسٹر ہمدان شاہ، آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو ایک گھریلو اور خاندانی لڑکی ملی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی کسی کو عزت راس نہیں آتی۔ آپ کے ڈیڈ مجھ سے ایسے محبت نہیں کرتے۔ میں ٹیلنٹڈ ہوں، مجھے میں ہر وہ کام آتا ہے جو آپ کی یہ چھپکلیاں نہیں کر سکتی، سمجھے آپ؟ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے مارے آنسو تھے۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ میں آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتی ہوں، لیکن شاید میں آپ کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی، کیونکہ آپ کا دل اس کالی رنگت سے بھرا ہوا ہے جو یہ آج کل کی لڑکیوں کو پسند ہے۔ مگر میں سادہ دل انسان ہوں۔ شاید میرا ہی فیصلہ غلط تھا، آپ کے ڈیڈ کا فیصلہ غلط تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ شادی کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اس وقت اگر بدتمیز بن کر میں نے اپنی ماں کو صاف انکار کر دیا ہوتا تو شاید آج میں بھی اپنی مرضی کی زندگی جی رہی ہوتی۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے آپ کے لیے، خود کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ ارے نہیں آتا مجھے یہ سب کچھ کرنا، نہیں پسند مجھے یہ سب۔ میں جھوٹے چہرے اپنے چہرے پر سجا کر نہیں پھر سکتی۔ اور پھر وہ رونے لگی تھی، پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ہمدان نے آج پہلی مرتبہ اس سے اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہمدان کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، وہ آگے بڑھ کر اسے چپ کروانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں آج منتہا کے آنسو ہمدان کے دل پر گر رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے منتہا کو بازو سے پکڑا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کے آنسو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے صاف کیے اور بالکل خاموش ہو جاؤ، ایک لفظ اور مت بولنا۔ اور پھر اسے نتاشا کی بات یاد آئی تھی، اس کا مذاق اڑانا، اور تبھی سہیل کی باتیں بھی اسے یاد آئی تھیں۔ سہیل کی باتیں یاد کر کے ہمدان کے دماغ میں ایک خیال آیا تھا، جاؤ جا کر لیٹ جاؤ، کل تیار رہنا، ہم کل سیلون جائیں گے۔ لیکن کیوں؟ آپ مجھے پھر سے بدلنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تمہیں بدلنا نہیں چاہتا، بس اس معاشرے کے مطابق تھوڑا بہت اٹھنا بیٹھنا سکھانا چاہتا ہوں، پہناوا سکھانا چاہتا ہوں، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میں تمہاری انسلٹ نہیں کر رہا، بلکہ لوگوں کی نظروں میں بے عزت ہونے سے بچا رہا ہوں۔ اور پھر اگلے روز وہ منتہا کو پارلر لے کر گیا، اور اس میں کچھ تبدیلیاں کروانے کے بعد جب وہ پارلر سے نکلی تو ہمدان اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی لڑکی ہے جسے وہ گوار سمجھتا تھا۔ منتہا بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، بس بالوں کو کچھ ٹھیک کیا گیا تھا، اور پھر اس کے کپڑے کچھ تبدیل کیے گئے تھے، اور وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ منتہا بلا شبہ خوبصورت تھی، بس آج ہمدان کو کچھ زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا اور منتہا کا ہاتھ پکڑے گاڑی تک لے کر آیا۔ گاڑی میں بیٹھاتے وہ گاڑی آفس کی طرف ڈال چکا تھا۔ آج میرے آفس میں پارٹی ہے، تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں تمہیں سب سے انٹروڈیوس کرواؤں گا، تم میری بیوی ہو۔ منتہا نے بے یقینی سے ہمدان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا واقعی؟ ہاں واقعی، کیوں اس میں اتنی حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ ہمدان نے منتہا کی طرف دیکھا تو ہمدان کی نظریں ہی نہیں پلٹ رہی تھی۔ ہمدان کیا کریں آپ، ابھی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ وہ جو منتہا کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ سامنے سے کب گاڑی آ گئی۔ منتہا کے بلانے پر اس نے اچانک سے گاڑی سنبھالی تھی، اور پھر اپنا ارادہ بدلتے ہوئے گاڑی دوبارہ گھر کی طرف موڑ لی۔ اب آپ آفس کیوں نہیں جا رہے؟ یہ گاڑی آپ نے پھر سے گھر کی طرف کیوں موڑ لی؟ بس میرا ارادہ بدل چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی غیر مرد میری بیوی پر نظر بھی ڈالے۔ اتنی خوبصورت اور حسین بیوی میری ہے، کوئی غیر مرد تمہاری طرف دیکھے بھی تو مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی نہ جانے کس طرح میں نے اپنی کلی کی باتیں برداشت کی تھی جو مسلسل تمہاری تعریف کر رہا تھا۔
تمہارے حسن کی قصیدے پڑھا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اس کی زبان کھینچ لو، اس کا منہ نوچ لو۔ ہمدان کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو گی؟ جی بالکل، کیوں نہیں، آپ نے تو میرے دل پر راج کر رہے ہیں، تو بھلا آپ کو معاف کیوں نہیں کروں گی؟ اتنا کہتے اس نے ہمدان کے کندھے پر سر رکھا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی عزت بھی کرنے لگے تھے۔